तो आइए एक बार और पुनः आप सभी को नमस्कार। हम देख रहे थे पूर्ति की लोच, तो उसी में आगे बढ़ते हैं जिसका शिक्षण बिंदु है अभी हमारा पूर्ति की लोच की श्रेणियाँ एवं पूर्ति लोच को मापने की विधियाँ। पूर्ति की लोच की श्रेणियाँ एवं पूर्ति की लोच को मापने की विधियाँ। तो यहाँ पूर्ति की लोच को मापने की विधियाँ देखेंगे और पूर्ति की लोच की श्रेणियाँ कौन कौन से हैं उसको देखेंगे। तो इसमें गतिविधि हम बच्चों से करा सकते हैं, शुरू में पूछ सकते हैं। बच्चों को, विद्यार्थियों को जानकारी होनी चाहिए, जैसे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की पूर्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन और कर सकते हैं। गतिविधि लोचदार एवं बेलोचदार पूर्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। लोचदार मतलब जो परिवर्तनशील है, बेलोचदार मतलब जो अपरिवर्तित है, और पूर्ति तो उत्पादक वर्ग द्वारा ही किया जाता है। तीसरा बिंदु, किन स्थितियों में वस्तु की पूर्ति अधिक एवं कम होती है, इसका मैं पिछला वीडियो में बता दिया हूँ। प्रभावित करने वाले तत्वों में तो उसको देख लीजिएगा। स्पष्टीकरण, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से वस्तु की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की दर पूर्ति की लोच कहलाती है। वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से मतलब P में, वस्तु जो मूल्य था P में परिवर्तन होने से, चलिए इसको इधर कर देते हैं, डेल्टा P होने से वस्तु की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन मतलब S, डेल्टा S, सप्लाई में होने वाले परिवर्तन की दर को पूर्ति की लोच कहते हैं। किसमें परिवर्तन होते हैं? वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होते हैं और उसके कारण से सप्लाई में परिवर्तन होते हैं, तो उसी के दर को पूर्ति की लोच कहते हैं। अब देखते हैं पूर्ति की लोच की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। यहाँ देखिए मैं बना दिया हूँ पूर्ति की लोच की श्रेणियाँ। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, शॉर्ट में ES कहते हैं। देखिए पहला है पूर्णतया लोचदार पूर्ति, परफेक्ट इलास्टिसिटिक सप्लाई, जिसका संकेत है ES बराबर अनंत का चिन्ह है। दूसरा बिंदु है इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ES बड़ा है 1 से। तीसरा है इकाई लोचदार पूर्ति, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ES बराबर है 1 के। चौथा इकाई से कम लोचदार पूर्ति, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई आर इनइलास्टिक सप्लाई, ES छोटा है 1 से। पांचों पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, ES बराबर 0 है। अब इसको देखिए रेखा चित्र के माध्यम से समझिए, आसानी से समझ जाएंगे सभी लोग। देखिए पहला हम देखते हैं पूर्णतया लोचदार पूर्ति। तो इसमें देखिए ये P है, OX अक्ष पर हम पूर्ति को लिए हैं जो मात्रक रूप में है Q1 Q2, और OY लंब पर कीमत को लिए, जितना भी हम बताएंगे यहाँ सब उसमें OY पर कीमत को दर्शाया गया है। तो जैसे कीमत यहाँ P भी लिख सकते हैं हम, ये P लिख देते हैं। ये S सप्लाई रेखा को बता रही है, इसको SS करके, और ये P है यहाँ पर। OP कीमत पर वस्तु की पूर्ति कितना किया जा रहा है, OQ1 किया जा रहा है, और उसी कीमत पर OQ2 भी कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार का एक काल्पनिक है। तो इस प्रकार जो परिवर्तन होता है उसको पूर्णतया लोचदार पूर्ति कहा जाता है। दूसरा है इकाई लोचदार पूर्ति। इकाई लोचदार पूर्ति मतलब देखिए OX अक्ष पर यहाँ भी क्वांटिटी के लिए और Y अक्ष पर प्राइस को, वस्तु के प्राइस को। तो देखिए OP कीमत है, तो वैसी स्थिति में वस्तु को मांग किया जा रहा है OQ, और कीमत OP से बढ़कर OP1 हो गया। मान लो 10% वृद्धि हो गया कीमत में, डेल्टा P देखिए 10% वृद्धि हो गया, तो वैसी स्थिति में OQ जो था वो भी उतना ही बढ़कर OQ1 हो गया, मतलब 10% वृद्धि इसमें भी हो गया। मतलब जितना परसेंट मूल्य में वृद्धि हुआ उतना ही परसेंट पूर्ति में वृद्धि हुआ, तो वो इकाई लोचदार पूर्ति कहलाता है। इसको हम ES बराबर 1 से दर्शाते हैं। और देखिए 45 डिग्री का ये सप्लाई रेखा बाएं दाएं ऊपर की ओर खड़ी रेखा है। तीसरा बिंदु हम देखते हैं इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। अब इसमें सेम वही है, देखिए OP कीमत है तो वस्तु की मांग किया जा रहा है OQ, और जब कीमत OP से बढ़कर OP1 हो गया, मतलब यहाँ पर कीमत में केवल 10% ही वृद्धि हुआ, और मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो गया, मतलब यहाँ पर 30% वृद्धि हो गया, मतलब कीमत में केवल 10 रुपये का वृद्धि हुआ तो पूर्ति में 30 इकाई का वृद्धि हो गया। तो इस प्रकार अधिक अंतर हुआ, तो ये इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति कहते हैं। इसको ES देखिए, ES के तरफ ये चिन्ह खुला हुआ है, मतलब ES बड़ा है इकाई से। चौथा नंबर हम देखते हैं
तो हम चौथा नंबर देखते हैं। इसमें देखिए इकाई से कम लोचदार पूर्ति। यहाँ पर कीमत ओपी कीमत है और वो बढ़ करके OP1 हो गया, मतलब 20% का वृद्धि हुआ कीमत में। तो वस्तु की मांग जो वस्तु की पूर्ति जो OQ था वो बढ़ करके OQ1 हो गया, मतलब कीमत 20% का वृद्धि हुआ तो पूर्ति में केवल 10% का वृद्धि हुआ। तो ये इकाई से कम लोचदार पूर्ति कहते हैं इसको। ES देखिए छोटा है इकाई से। अब अगला हम देखते हैं 5वां नंबर, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। इसमें हम देखते हैं कीमत है OP, तो वस्तु की पूर्ति है OS। जब कीमत OP से बढ़कर OP1 हो गया, 50% वृद्धि हो गया, 100%, जितना भी वृद्धि होता जाए कीमत में, लेकिन सप्लाई उनका जो पूर्ति है वो स्थिर है, मतलब क्यू में कोई परिवर्तन नहीं, शून्य परिवर्तन हो रहा है। देखो डेल्टा क्यू से दिखाया गया, मतलब सप्लाई में 0 परिवर्तन हो रहा है और ये ES बराबर 0 हो गया। तो इस प्रकार हम 5 श्रेणियाँ देख लिए पूर्ति की लोच की। तो आइए क्रियाकलाप करते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ाएं उसका समझे हैं कि नहीं। इसके लिए तो एक तालिका बना लेंगे और उसमें इतना को लिख देंगे। अगर बच्चों को हम दे रहे हैं तो इधर बायां साइड का, फिर उधर खाली दे देंगे, फिर उसमें भरना रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पर लोच का इसको भर दिया हूँ प्रकार को। चलिए देखते हैं। जैसे शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं होती है, जो वस्तुएं शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, तो उनकी बाजार जो है बेलोचदार होती है। बेलोचदार होती है मतलब तर्क में ये दे सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन होने पर, अगर कीमत कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो उसका पूर्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु पर। दूसरा है टिकाऊ वस्तु की पूर्ति लोचदार होती है। क्यों लोचदार होती है? क्योंकि अगर मांग बढ़ती है तो उसका अधिक उत्पादन करके उसको रखा जा सकता है, क्योंकि वो टिकाऊ है और कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति लोच। अल्पकाल में लोचदार होती है क्योंकि जो मशीन होते हैं उसमें कुछ समय मिल जाता है कि उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सके। तीसरा है अति अल्पकाल। अति अल्पकाल पूर्णतया बेलोचदार होती है, मतलब उसमें उत्पादक के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता कि कीमत बढ़ने पर वो पूर्ति को बढ़ा दे, ऐसा उनके पास समय नहीं होता। और 5वां है दीर्घकाल में वस्तु की पूर्ति लोच। तो ये अधिक लोचदार होता है क्योंकि दीर्घकाल में संयंत्र भी लगा सकते हैं और उत्पादन की मात्रा में अगर कीमत बढ़ता है तो पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं उत्पादन की तकनीक। अगर सरल तकनीक है तो लोचदार होगा, कम लागत में उत्पादक अधिक वस्तु उत्पादन कर सकेंगे और पूर्ति में वृद्धि होगी। और उसके विपरीत अगर कठिन तकनीक है तो बेलोचदार होगी, क्योंकि उसके लिए बहुत अधिक पैसा लगाना पड़ेगा और जो उत्पादक है नहीं लगा पाएगा और पूर्ति कीमत बढ़ने पर भी पूर्ति को नहीं बढ़ा पाएगा। और अगला है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होना। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होना मतलब जैसे जैसे किसी उत्तरोत्तर इकाई साधन को बढ़ाते जाते हैं तो एक समय ऐसे आता है कि उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, घटने लगती है। तो जिस प्रकार मतलब उत्पत्ति ह्रास नियम जिसमें लागू होता है वो बेलोचदार होता है। जैसे कृषि क्षेत्र को भी कह सकते हैं, मतलब उसमें मांग के मतलब कीमत वृद्धि होने पर उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं किया जा सकता है। और अगर उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो रहा है तो जैसे जैसे उत्पादन में लागत लगा रहे हैं उससे प्रॉफिट भी अधिक होता जा रहा है, तो उस प्रकार की स्थिति में लोचदार होगा। और अगला है बाजार की उपलब्धि। अगर अधिक बाजार है तो लोचदार भी होगा, क्योंकि अधिक ज़्यादा उत्पादन करेंगे और उत्पादन को बाजार में बिक्री कर नहीं सकेंगे। और अगर बाजार कम उपलब्ध है तो वैसी स्थिति में बेलोचदार होगा, उत्पादक कम उत्पादन करेंगे और चूँकि उसके मार्केट नहीं रहेगा इसलिए वो ज़्यादा उत्पादन नहीं करेंगे। तो हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो को बढ़िया से ध्यानपूर्वक देखें। ये सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ शिक्षक भी लाभ ले सकते हैं।